चलिए, पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं। संविधान के बारे में जानेंगे हम लोग। ये CGPSC मेन पेपर 3 भाग 2 का पाठ है। ये लगभग जो संविधान का विशेषता है, मुख्य रूप से जो मेन है, इसके बारे में बताऊंगा। तो जो संशोधन 1949 में हमारा जो संविधान जो लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950, इसको याद रखिए डेट को। 26 जनवरी 1900 कब है? 26 जनवरी 1950। तो 1949 में जो अपनाए गए थे, जो वास्तविक जो लक्षण परिवर्तन मतलब बदलते रहे थे उस टाइम में, मतलब 1949 में जब जो 26 नवंबर 1949 तक पूरा लागू हो गया, मतलब बन के तैयार हो गए थे संविधान। बाद में फिर इसमें जो बनने के बाद भी संशोधन बहुत सारे इसमें हुए, है ना। वो संशोधन का बाद में और कभी वो अलग वीडियो बनेगा उसका। पहले तो इसमें सिर्फ विशेषताएं बस बता देता हूँ इसमें। तो एक पहला याद देखिए, तो पूरे विश्व का सबसे लंबा संविधान, सबसे लंबा लिखित संविधान क्या है आपका? सबसे लंबा लिखित संविधान। सबसे लंबा क्या है? लिखित संविधान है। समझे मैं जो बोल रहा हूँ इसमें का सबसे लंबा क्या है? इसका लिखित संविधान है। तो सामान्यतः जो संविधान को 2 वर्ग में विभाजित किया गया था। जो संविधान को सभी वर्ग में, मतलब एक तो लिखित रूप में एक होता है संविधान को, संविधान जो बांटता है मतलब 2 रूप में, एक लिखित होता है, एक हो गया मौखिक। 2 रूप में संविधान को हम प्रदर्शित कर सकते हैं या लिखित बोल सकते हैं। तो लिखित संविधान, जैसे लिखित में कौन है, कौन कौन से देश आते हैं लिखित में आपका? जैसे अमेरिका और ब्रिटेन का आप देखेंगे मौखिक रूप से है, ठीक है। तो लिखित संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान, मतलब जो लिखा हुआ रूप में रहेगा, मतलब लिखे हुए, मतलब शब्द जो हमारा जो एक बुक के फॉर्म में लिखा हुआ है, उसमें सबसे लंबा लिखित संविधान है और कुछ नहीं है इसमें। तो मूल रूप में जो हम लोग के 1949 में था कि क्या था, कितना, जो 22 भाग थे, 8 अनुसूची थी, 395 अनुच्छेद, है ना। और बाद में जो जब लागू हुआ उसके बाद अभी 465 लगभग पहुंच चुके हैं। 465 अनुसूची आपका 12, भाग तो 22 हुई नहीं है काउंट करने में, लेकिन वर्तमान में अभी 25-25 हो जाएंगे, है ना। ये 12 अनुसूची, 465 अनुच्छेद, ये अनुच्छेद है। क्या है? अनुच्छेद। ये अनुसूची है, ये भाग। ये वर्तमान स्थिति है, ये पहले का है, मतलब मूल जब 1949 में जब बना था, ठीक है। समझ में आ गया? कोई इसका कुछ मतलब नहीं है। लिखित संविधान क्या है आपका? तो वही लिखित संविधान है, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है कोई। और अब इसके बाद इसमें और भी कई सारे आते हैं, जैसे कि लिखित हो गया, नरम है, कठोर है, इसको देखा जाता है। मतलब इसकी विशेषताएं जैसे कि विभिन्न स्रोतों से संबंधित है, इसको याद रखिए। जैसे विभिन्न स्रोतों से प्रेरित है, मतलब प्रेरणा लिया गया है, इसमें प्रेरणा लिया गया है इनके द्वारा। विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा लिया या विहित है। इसका मतलब क्या है? मतलब जो भारत का संविधान है, जो भारत का संविधान जो बना, सबसे पहले तो 1935 के अधिनियम से बना था, है ना। 1935 के अधिनियम से अधिकतम चीज़ यहीं से लिया गया है, अधिकतम लगभग 75% भाग यहीं से लिया गया है 1935 के अधिनियम से। और जो भारत के अन्य प्रावधान, जैसे कि दूसरे देश से, दूसरे कंट्री से लिया गया है, दूसरे देशों से। तो इसमें जैसे कि अमेरिका से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ना, कनाडा से लिया गया, जर्मनी से लिया गया, रूस से लिया है, फ्रांस से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया, जापान से लिया गया। कई सारे संविधानों से, मतलब उनके संविधानों से मतलब लिया गया।
तो ये आपका विहित है, मतलब वन विश्व के कई देशों से लेने का मतलब वो ये विहित है, मतलब दूसरे विभिन्न स्रोतों से हमारा जो संविधान है वो क्या है, प्रेरणा के स्रोत लिया गया है, जिसके द्वारा हमारा जो संविधान है कंप्लीट हुआ है। ये मतलब खुद का नहीं है, खुद का स्व उत्पन्न नहीं है, ये प्रेरणा स्रोत लिया गया है, लेकिन उसी फॉर्म में नहीं है, चेंजेबल है, मतलब चेंज करके परिवर्तन किया गया है। सबसे बड़ा प्रभाव जो ये 1935 का जो बताया अधिनियम था, उसमें जो कौन कौन शब्दावली जोड़ी गई है, जैसे कि उसमें था संघी जोड़ा गया है ना, संघी व्यवस्था जो अभी वर्तमान में अपनाई जाती है। एक तो न्यायपालिका हो गया, राज्यपाल हो गया, आपातकालीन अधिकार हो गए, लोक सेवा आयोग हो गए, प्रशासनिक विवरण है, कई सारे प्रावधान किए गए। ठीक है, तो ये सबको जोड़ा गया है, ये जो समझिए आप, और कुछ नहीं है इसमें। नम्यता एवं अनम्यता। नम्यता और अनम्यता मतलब क्या? नम्यता मतलब नरम, अनम्यता मतलब कठोर। तो संविधान जो भारत का संविधान है, इसकी एक विशेषता ये है कि नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से संविधान उसे कठोर भी माना गया है और इसको लचीला भी माना गया है। नरम मतलब लचीला। तो जो हम देखते हैं कि कठोर संविधान उसको कहा जाता है जो मतलब जिसमें हम लोग सुधार, जो एक संविधान बन गया और उसको सुधार करने के लिए ना कठोर विधेयक लाना पड़ता है, मतलब उसको मतलब काफ़ी मुश्किलों का सामना करता पड़ रहा है, कोई प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। तो ये कठोर का मतलब ये है कि संशोधन करने के लिए ना विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। कैसी प्रक्रिया? विशेष प्रक्रिया की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो इसको क्या कहा जाता है? आपका कठोर कहा जाता है। और नरम आपका देखिए, नरम आपका इसको साधारण प्रक्रिया द्वारा क्या किया जा सकता है? सुधार किया जा सकता है। साधारण प्रक्रिया द्वारा सुधार किया जा सकता है। इसमें कठोर में आप ये उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, अमेरिका को ले सकते हैं, है ना। आसानी से मतलब वहाँ सुधार नहीं होता है, मतलब जल्दी से। ये आम साधारण प्रक्रिया जो आम कानून जो बनते हैं, नियम कानून, ये ब्रिटेन का संविधान जो है साधारण प्रक्रिया के तहत, इस पर आप उदाहरण ले सकते हैं। आप मेंस राइटिंग आएंगे तो इसको आप लिख सकते हैं, कोड उड करेंगे। तो भारतीय संविधान ना तो लचीला है ना ही कठोर है, दोनों का मिला जुला रूप है। ऐसा नहीं है कि जैसे देखिए 368 के तहत हम लोग देखेंगे, जान रहे होंगे 368 के तहत अनुच्छेद के तहत हम क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं, इस पर संशोधन कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिसमें हम संशोधन नहीं कर सकते, जैसे कि प्रस्तावना पर हम लोग जाएंगे तो उसमें संशोधन हम लोग नहीं कर सकते, है ना। संशोधन भी करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब संशोधन तुरंत हो जाएगा। कुछ हद तक मतलब पहले तो संसद में जाएगा, विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। कुछ उपबंध को 2/3 बहुमत से प्रत्येक सदन से, जो मतलब आधे से अधिक होना चाहिए, इस प्रकार से पारित होता है। तो जरूरी नहीं है कि मतलब ये हमारा जो है दोनों तरफ का मिला जुला रूप, ऐसा नहीं है, एक तरफ झुकाव नहीं है। एक देखिए एकात्मकता, चौथा का एकात्मकता की और झुकाव, संघी व्यवस्था लिखिए, झुकाव संघी व्यवस्था। अब यह है क्या जी? संघी व्यवस्था, एकात्मकता की ओर झुकाव, संघी व्यवस्था। तो संघी व्यवस्था की स्थापना क्या है? इसमें जो संघ के सभी जो आम लक्षण विद्यमान है, जो संघ के सभी जो आम लक्षण है, इसमें सभी संघीय सरकार जो है, जो केंद्र में भी है, तो इसमें विद्यमान है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, जैसे कि एकात्मकता की ओर झुकाव, ये है क्या जी? तो संविधान जो हमारा जो भारत है संघ के रूप में है, राज्यों का एक संघ है ना। एकात्मकता की ओर झुकाव का मतलब क्या है? जो दो सरकार, जैसे कि आप जो शक्तियों का जो विभाजन होता है, आप केंद्र में होता है, एक राज्य में होता है। तो अब जैसे कि इसमें लिखित संविधान, हमारा जो संघ में लिखित संविधान है, संविधान का सर्वोच्चता है,
संविधान की कठोरता भी है ना। स्वतंत्र न्यायपालिका है, द्विसदनीयता आदि है। तो संघीय व्यवस्था एकात्मकता की ओर झुकाव रखती है। ये सब इसके उदाहरण है के रूप में देख सकते हैं। संविधान की सर्वोच्चता आप संघीय रूप में है, मतलब राज्य की भी ऐसा नहीं है कि उसमें भी शामिल होंगे, लेकिन अगर ज़्यादा मतलब प्रभावी हुआ तो प्रभावी आपका केंद्र का ही होगा। तो एकात्मकता, अगर कोई भी कानून बना रही है, जैसे कि सरकार आप पूरे देश में लागू हो या नीचे में कुछ अगर कुछ कानून चल रहा है, ऊपर उसको मंगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो एकात्मकता की ओर झुकाव है, मतलब एक एकल नागरिकता जिसमें संघीय लक्षण भी विद्यमान है, जैसे कि हम गैर संघीय लक्षण भी, ऐसा नहीं है दो एक ही है, दोनों हैं। जैसे कि एक नागरिक संविधान है हमारे, है ना, एकल नागरिकता है, संविधान का लचीलापन भी है, एकीकृत न्यायपालिका भी है। तो बोलने का मतलब ये है जैसे कि संविधान जो है एक है हमारा, और एकल नागरिकता भी है। एक नागरिकता हम लोग को मिलती है, जो भारत की एक नागरिकता मिलती है ना, तो एकल नागरिकता कहलाती है। और संविधान का लचीलापन मतलब उतना कठोर भी नहीं है और ज़्यादा मुलायम भी नहीं है, लचीलापन तो है, लेकिन ऐसा नहीं है। एकीकृत न्यायपालिका है, मतलब एकल न्यायपालिका है, मतलब न्याय का शासन मतलब एक ही है, मतलब सुप्रीम कोर्ट सबसे हेड है केंद्र में, और राज्यपाल की नियुक्ति जो केंद्र द्वारा होती है, तो किसके ऊपर है, एक व्यक्ति मतलब जो है सभी को निर्देश कर रहे हैं ना, मतलब वहाँ से मतलब प्रावधान आ रहे हैं। अब जो आपातकालीन सेवाएं चल रही है, केंद्र से डायरेक्ट ऑर्डर आ रहे हैं राज्य में, है ना। लेकिन संविधान में कहीं भी भले ही है दिखने में है, लगता है संघीय है, लेकिन संविधान में उल्लेख नहीं है संघीय शब्द का। सिर्फ अनुच्छेद 1 में उसका सम्मिलित किया गया है, उसका जो संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 में दिया गया है, बस उसके बाद उसने कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। तो ये था आपका संघीय सरकार। एक याद रखिए आपका संसदीय संप्रभुता एवं संसद की संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। तो इसको ऐसे लिखे, संसद की, इसका मतलब संसद की संप्रभुता व न्याय की सर्वोच्चता, ऐसा मतलब है। अब संसद की संप्रभुता मतलब क्या? तो संसद की संप्रभुता मतलब क्या कि जो कानून बनाती है हमारा संसद द्वारा ही निर्मित होता है। जबकि न्यायपालिका भले ही सर्वोच्च सिद्धांत है, ऐसा नहीं है कि जो अमेरिका से हम लोग का लिया गया है, जो सर्वोच्च न्यायालय आपका सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिका के न्यायालय से लिया गया है, और जो संसद है हमारा जो ब्रिटिश संसद से लिया गया है, वहाँ से प्रेरित है। तो इसी जो इसमें बोला क्या जा रहा है इसमें, मतलब कि जैसे कि जो भारतीय संसद जो प्रणाली है, जो ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ऐसा नहीं है कि उसी सेम उठा के डाल दिया गया है। संसदीय प्रणाली तो है हम लोग के भारत में, और न्याय भी है, न्याय की सर्वोच्चता भी है, दोनों हैं। तो ऐसा नहीं कि उसी है, थोड़ा कठोर टाइप का नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ा उससे अलग है। संसद जो ब्रिटेन की संसद से हमारा जो संसद है देश का, उससे अलग है। और जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा जो शक्ति है, जो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से कम है, उतना नहीं है, मतलब वहाँ ज़्यादा कड़ा कानून है, हम लोग का थोड़ा कम है। मतलब अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया है ना, वहाँ मतलब ज़्यादा मतलब कठोर मतलब प्रक्रिया है वहाँ। जो हमारा जो ब्रिटेन का है, वहाँ का जो ब्रिटेन का जो संसदीय व्यवस्था है उससे थोड़ा अलग है, रिलेटिव है, संतुलन बना के प्राथमिकता देता है। हमारा जो दोनों के बीच जो है ना, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में हम लोग का जो संसद और नया सर्वोच्च न्यायालय है आपका क्या है, दोनों चीज़ तो हम लोग के देश में कंट्री में है, ऐसा नहीं है, लेकिन संतुलन बना के रखता है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कोई बढ़ जाएगा कोई कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक लिमिटेशन में मतलब सभी को रखा गया है। अगर कानून अगर गलत होता है तो सर्वोच्च न्यायालय आपको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई प्रॉब्लम होती है तो संसद द्वारा उसको संशोधित करके उसको सुधारा जा सकता है। ऐसा है मतलब कानून, मतलब दोनों अपने अपने जगह ठीक है। अगर कोई गलत टाइप का लगता है तो उसको सुधारा जा सकता है, ऐसा है।
ठीक है। चलिए छठवें में आइए, एक है सरकार का संसदीय, सरकार का जो संसदीय रूप होना। तो इसमें जो क्या है, जो अमेरिका की जो अध्यक्षीय प्रणाली है, वहाँ क्या होता है, अध्यक्ष का शासन होता है। तो हमारे जो हमारे जो संसद जो हमारे जो चलाती है, मतलब जो कानून विधायिका बनाती है संसद द्वारा, तो कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए हुए। तो हमारे यहाँ अध्यक्षीय प्रणाली नहीं है, मतलब प्रणाली नहीं है अध्यक्ष की, क्योंकि संसद को हमने अपनाया है, क्योंकि ब्रिटेन से लिया गया है, और अध्यक्षीय शासन तो है ही नहीं है। तो संसदीय व्यवस्था जो विधायिका जो और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का कार्य करती है। जो संसदीय व्यवस्था क्या करती है, विधायिका और कार्यपालिका के संबंध और सहयोग के सिद्धांत पर इन लोग कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई अलग अलग कार्य करेंगे, लेकिन दोनों को लेके चलते हैं, विधायिका प्लस कार्यपालिका। जो विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका जो लागू करेगी, तो दोनों के मध्य मतलब समन्वय बनाकर चलती है। तो अध्यक्षीय प्रणाली क्या होता है, अध्यक्षीय प्रणाली में दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन हो जाता है। देखिए अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है, जैसे कि अमेरिका का संविधान आप देखेंगे, वहाँ अध्यक्षीय प्रणाली चलती है, तो दोनों को बांट देता है, मतलब अध्यक्ष का अपना रहेगा और विधायिका का अलग कानून, उसका नियम रहेंगे, कार्यपालिका अलग कर्तव्य होगा। ऐसा करके दोनों का नियम सिद्धांत अलग बांट दिए जाएंगे। ये है मुख्यतः इसका मतलब। तो संसदीय प्रणाली को, इसको वेस्टमिंस्टर के रूप में उत्तरदायी सरकार जो के नाम से भी जाना जाता है। मंत्रिमंडलीय सरकार, जिसको हम मंत्रिमंडल जो गठन होता है लोकसभा राज्यसभा में, तो सब ये संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं इसकी। इसमें वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति होती है। कहाँ, किसमें, संसदीय प्रणाली में वास्तविक और नाम मात्र के होते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, जो बहुमत दल, जो नेता लोकसभा में देखे होंगे, बहुमत वाले दल के सत्ता ही क्या होते हैं, चुने जाते हैं। अब विधायिका में देखे होंगे मंत्री की सदस्यता होती है, जो मंत्री बनते हैं विधायिका, उन्हीं लोग तो मतलब सदस्य रहते हैं जो लोकसभा में। और जो प्रधानमंत्री क्या, मुख्यमंत्री का नेतृत्व, जो संसदीय प्रणाली तो है, जो मुख्यमंत्री का नेतृत्व या प्रधानमंत्री का नेतृत्व संसदीय प्रणाली है। और जो लोकसभा तथा विधानसभा का जो विघटन होता है, सब संसदीय प्रणाली है। जो मतलब एक व्यक्ति, मतलब अगर वो त्याग पर जो मुख्यमंत्री वगैरह चल दिए, तो उसका पूरा जितना मंत्रिमंडल था वो भी टूट जाएगा, ऐसा रहता है। त्याग पत्र दे दिए तो बाकी जिसको जितने तो कैबिनेट में थे सभी उसके बाहर चले जाएंगे, मतलब उनका भी त्याग पत्र हो जाएगा, एक ही साथ हो जाएगा। तो संसदीय व्यवस्था जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ही जगह नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है किसी भी देश में चलाने के लिए। राजनीतिक क्षेत्र जरूरी है ना, क्योंकि सिंपल अध्यक्षीय प्रशासन से आप नहीं चला सकते। दुनिया भर का प्रेशर है, किसी काम जाना है वहाँ, तो एक तरीका से मतलब अध्यक्षीय रूप से जो पढ़ाई लिखाई वाला जो जगह रहेगा, अध्यक्ष में मुख्य सचिव रहेंगे, वो हर तरीके से आम जनता से पब्लिक थोड़ी मिल पाएंगे। तो एक प्रशासन और एक वो मिलना, एक अलग रहना चाहिए, दोनों का मिला जुला रूप। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा सरकार का संघीय होना। सातवां में देखिए एकीकृत। एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत मतलब क्या, और एक स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब क्या। तो इसमें क्या है, देखिए भारतीय संविधान में एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है, मतलब कि वह अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। एकीकृत तो है, एक है वो, लेकिन ना स्वतंत्र भी हो। अब भारत न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, सुप्रीम कोर्ट को, और नीचे राज्य में हम लोग का हाई कोर्ट रहता है। तो एक क्रमवार है, मतलब एकीकृत है, क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय, उनके नीचे, उसके नीचे फिर ये जिले में अदालत में, फिर निचली अदालत, फिर लेखा तंत्र है, फिर आपका ग्राम लेवल पर है। अब इसमें देखिए अमेरिका का जो संविधान देखे होंगे कभी, उसमें मतलब पढ़ोगे तो कभी, उसमें संघीय कानून को क्या, संघीय न्यायपालिका है ना,
और राज्य कानून को राज्य न्यायपालिका लागू करती है ना। इसका मतलब बोलने का मतलब ये है, जो अमेरिका में कैसा है, राज्य का अलग कानून बनेगा और केंद्र का अलग राज्य कानून बनेगा। अब हम लोग का एक ही थोड़ी है, वैसा थोड़ी है, एकीकृत है, स्वतंत्र भी है। जैसे कि केंद्र अगर कोई नियम बना दे तो पूरे इंडिया में उसका लागू किया जाएगा, और वैसा इसमें नहीं है वो जो अमेरिका में है ना। वहाँ मतलब दोनों राज्य का अलग कानून रहेगा, संघ का अलग कानून रहता है, ऐसा है, एकीकृत नहीं है, मतलब एक ही नहीं है। इसका बोलने का मतलब यही है। और सर्वोच्च न्यायालय तो हम लोग का संघीय न्यायालय है, संघीय अदालत बोला जाता है, जो टॉप लेवल पर हम लोग का शीर्ष न्यायालय है, जो मौलिक अधिकारों की, सोचो, हम लोग के मानव के संबंधित मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदान करता है, संविधान का संरक्षक है, मजबूत बॉडी है ना। स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए थे उस टाइमिंग में। जो न्यायाधीशों के कार्यकाल जो है, इसमें जो संविधान में उल्लेख है, सेवा शर्त उनकी निधि है, उनके काम काज है, उनके दंड है, उनके न्यायपालिका से अलग रखना इत्यादि, ये सारी चीज़ आपका संविधान में तो उपस्थित है ही। ठीक है। 8वां है मौलिक अधिकार। देख लीजिए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार देखे होंगे हमारे जो भाग 3 में संविधान के इसमें दिया गया है, अनुच्छेद 14 से लेकर आपका 12 से 35 तक आपका मौलिक अधिकार माना जाता है, लेकिन इसमें 32 तक आप याद रखिए, 32 तक, 14 से लेकर 32 तक ये अनुच्छेद है ना, ये अनुच्छेद क्या है बोलोगे आप फिर, ये अनुच्छेद है। तो मौलिक अधिकार क्या? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार के अंतर्गत में ये धारा उरा में बटा हुआ है। कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार जिसको बोला जाता है। ये बेसिकली आम जन के लिए है, आम पब्लिक के लिए। उनका किसी भी न्यायालय में आप जाओगे तो वहाँ किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन ना हो, ये सबको देखा जाता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय इनका तो संरक्षक है ही। मूल अधिकार क्या है? जो मतलब स्वतंत्रता का अधिकार है ना, और संस्कृति से सुरक्षा रखने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सभी क्या है आपका मौलिक अधिकार, जो आपके संविधान में उल्लेखित है भाग 3 में। जो किसी भी व्यक्ति को, और अगर व्यक्ति को मतलब मर्यादा पूर्व जीवन जीने के लिए एक सुरक्षा प्रदान करता है, समझ गए? उनका एक संरक्षण प्रदान करता है। एक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निर्देशक तत्व इसमें शामिल है, नीति निर्देशक तत्व इसमें शामिल है। अब नीति निर्देशक तत्व है क्या चीज़? इसमें उल्लेख जो है क्या, जिसमें जो बताया था, तो ये तो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब न्यायालय में इसको क्या कि नहीं किया जा सकता, मतलब चुनौती नहीं दी जा सकती। तो नीति मतलब क्या है? इसका उल्लेख संविधान में 4थे भाग में, भाग 4 में दिया गया है। इसको 3 वर्ग में बांटा गया है, एक तो सामाजिक, एक गांधीवादी, एक उदार बौद्धिक रूप में इसको बांटा गया है। तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना इसका मकसद है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक मतलब गाइडेंस के रूप में मतलब देता है। किसको देता है? आम जनता, पब्लिक को देता है, या ये मतलब जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संसद है, लोकसभा, उनको एक दिशा देता है कि किस दिशा की ओर मानव को मतलब विकास को ले जाना है हमारे देश का। कानून बनाने हैं, जो कोई को कानून बनाता है तो इसको ध्यान में रखकर ही किसी के प्रति कानून बनाते हैं, है ना। उनको मतलब सिखाता है कि एक दिशा मार्गदर्शन के रूप में काम करता है ना। राज्य की नीति निर्देशक तत्व निर्देश देने का कोशिश करता है। तो इसके द्वारा नीति निर्देशक और संविधान को संतुलन में रखा गया है, ऐसा नहीं है। इसको संतुलन रखने का मतलब रखा गया है ताकि किसी ऊपर हावी मतलब किसी का भी। राज्य का मतलब उनका निर्देशक मतलब उनका कर्तव्य होगा कि राज्य का इस क्षेत्र में मतलब अपना भूमिका मतलब अदा करेंगे, है ना। इसके बाद एक मौलिक कर्तव्य दिया गया है।
मौलिक कर्तव्य दिया गया। अब मौलिक कर्तव्य है क्या चीज़? मौलिक कर्तव्य आपका देखिए भाग 4A में दिया गया, भाग 4A में दिया गया इसका मौलिक कर्तव्य, और अनुच्छेद 51 का में है। 4A में दिया गया है भाग, और अनुच्छेद इसमें दिया गया है 51(1) में दिया गया है, 51(1) में इसको शामिल किया गया है। तो बेसिकली है क्या चीज़ इसमें, इसमें है क्या चीज़? तो ये जो है, जो हमारे भारत के जो भारतीय हैं उनको यह सिखाती है कि मतलब उनको एक कर्तव्य बताता है कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें बताया गया है, इसमें बहुत सारे, जैसे कि आपका संप्रभुता हो, एकता और अखंडता को रक्षा करे, मतलब आम जनता के लिए इसमें कर्तव्य बताया गया कि क्या क्या उनकी भागीदारी होनी चाहिए। एक दिशा गाइडेंस रूप में जारी करता है। जो अपनी संस्कृति है, पुरानी परंपरा है, धरोहर की, उनका अनुरक्षण किया जाए। आपसी भाईचारे हो, है ना। संप्रभुता, राष्ट्रगान का आदर करें, किसी भी दूसरे देश के शांति मतलब बनाए रखें, और अपने बच्चों को शिक्षा दें। ये सभी चीज़ इसमें शामिल है मौलिक कर्तव्य के रूप में। परिवार का या आम जन का जो है उनके महत्व को बताती है, मतलब उनका कर्तव्य को इसमें बताता है। मौलिक कर्तव्य होगा मतलब आम जनता का कि क्या उनकी भागीदारी होगी एक राष्ट्र के निर्माण में। एक है आपका धर्मनिरपेक्ष। अब धर्मनिरपेक्ष क्या है इसमें बताता हूँ मैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य, अब इसका मतलब यही है कि कोई भी मतलब जो अनुच्छेद हम लोग को दिया हुआ 14 में दिया है ना, विधि के समझ समानता। 15 में दिया गया कि भेदभाव रहित आपका प्रशासन चलेगा। सार्वजनिक सेवाओं में आपका सभी को समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 25 में दिया गया धर्म संबंधित आपका समान अधिकार दिया जाएगा। अनुच्छेद 27 में भी दिया है जो प्रबंध कर सकते हैं आप, किसी प्रचार कर सकते हैं, उनकी छूट रहेगी आपको। 28 में आपका शैक्षणिक संस्थान के लिए धार्मिक निर्देश देने के लिए उसमें जो प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 29 में दिया गया है संस्कृति और शिक्षा से संबंधित दिया गया है। अपनी भाषा और लिपि को संरक्षित रखने का अधिकार दिया है, और अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक रूप से दिया गया है। तो ये सभी प्रावधान किए गए हैं। मैं इसका बताने का धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या है कि भारत संविधान धर्मनिरपेक्ष है, मतलब बोलने का मतलब है किसी भी मतलब विशेष धर्म के प्रति रुझान नहीं रखेगा। ये है मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो भारत का संविधान है किसी भी धर्म एक धर्म के विरुद्ध मतलब एक धर्म के पक्ष में बात नहीं करेगा। किसी भी धर्म उसके लिए कानून में है। ये है मकसद धर्मनिरपेक्ष, मतलब किसी को सभी को समान अधिकार है, मतलब बराबर धर्म को सभी को, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सभी को, सभी जाति वर्ग ये सभी को बराबर रखा गया है। ऐसा नहीं है कि ये जाति उच्च नीच है, किसी को नहीं, सभी को समानता का व्यवहार इस प्रदान किया गया। तो ये बहुत बड़ी खूबी है कि हर समाज को इसमें समानता दे। लेकिन हमारे जो इसमें कुरीतियाँ फैली हुई हैं, इसमें हमारे जो दैनिक जीवन में देखे होंगे ये जाति उच्च है नीच है फालतू चीज़ का चलता रहता है। और संविधान को देखोगे वो धर्मनिरपेक्ष बोल रहे हैं, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी मतलब कानून जैसे जुर्म करता है तो सज़ा तो एक ही होती है ना। ऐसा तो नहीं कि अलग अलग होती कि ये धर्म के हैं तो अलग है। तो यही है, कोई मतलब उसका कोई धर्म नहीं है संविधान का, सभी धर्म उसके लिए समान है। एक है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। सार्वभौम वयस्क मताधिकार। अब एक है क्या चीज सार्वभौम वयस्क मताधिकार? तो वयस्क मताधिकार वही है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, मतलब वयस्क जो है हमारी जनता, जो आम जनता की जो वयस्क, उनका एक वर्ग, वयस्क का वर्ग जो है किसी देश के मतलब जो अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए एक उम्र निर्धारित की गई है, जो 18 वर्ष, कम से कम उसकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, जो समझ सके, मतलब भेदभाव रहित एक मतलब आपसी मतलब सामाजिकता को समझ सके। 18 वर्ष से कम को नहीं मतलब मानता जाता, वयस्क नहीं माना जाएगा। 18 वर्ष लगभग उसकी उम्र कम से कम होनी चाहिए, तब वो जाके वोट देने का अधिकार पाता है। तो विधानसभा और लोकसभा में देखे होंगे जो चुनाव होते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर ही चुनाव संपन्न किया जाता है। इसमें गरीबी उरीबी सब इसमें
जो गरीबी हो गया, सामाजिक हो, आदमी को समझ में आता है ना, जो वयस्क रहता है उसको, और जो बच्चों को थोड़ी इसमें शामिल करेंगे। तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार वही है कि वयस्कों को मतलब वोट देने का अधिकार देती है कौन? संविधान देता है। एकल नागरिकता, अब ये जान रहे होंगे एकल नागरिकता क्या है आपका। जैसे कि एकल नागरिकता हमारे जो संविधान में है, जो हमारे देश में लागू है, ये एकल नागरिकता मतलब जैसे कि एक देश का हमारे जैसे एक ही नागरिकता। हम लोग हिंदू हैं, मतलब इंडियन है, तो इंडियन की एक नागरिकता मिलती है। दूसरे अमेरिका में जाओगे, वहाँ केंद्र का अलग नागरिकता मिलता है, राज्य का अलग नागरिकता मिलता है, ऐसे बटा है। और हमारे जो यहाँ है एकल नागरिकता है, एक ही जगह लेना पड़ता है, दोनों जगह नहीं लागू होता है। भाषा भले ही अलग अलग है, संप्रदाय अलग होने के बावजूद भी एकल नागरिकता है, बटे नहीं है। स्वतंत्र निकाय में देखेंगे, एक है स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय क्या मतलब, जैसे कि न्यायपालिका देखिए, विधायिका जो है ना, कार्यपालिका और केंद्र और राज्य। तो निकाय जो है, जो संसद है, राज्य विधानसभा के राष्ट्रपति है, तो इनका जो निर्वाचन होता है, संघ लोक सेवा आयोग है, इनके काम काज है ना, तो वो स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। विधायिका अपना कार्य कर सकती है, कार्यपालिका के अपने कार्य हैं, न्यायपालिका के अपने कार्य हैं। तो स्वतंत्र निकाय अपने अपने खुद के स्वतंत्र निकाय है, जो मतलब हमारे देश के विकास के लिए काम करते हैं। एक है आपातकालीन, जो प्रावधान किया गया, ये विशेषता है, विशेषता में आता है हमारे जो आपातकालीन 15 में देखिए आपातकालीन। आप राइटिंग उटिंग को मत देखिए, मैं बता रहा हूँ इसको, देखिए आपको राइटिंग वो जल्दी में लिख रहा हूँ मैं, इसलिए एक ही वीडियो नहीं बनाना था, कई सारे मेरे वीडियो बनाने रहते हैं इसलिए। एकल नागरिक आपातकालीन क्या है, जो राष्ट्रीय आपातकाल एक होता है, एक राज्य आपातकाल होता है, राष्ट्रपति शासन जिसमें लगता है, एक होता है वित्तीय आपातकाल। तो है क्या, तो वित्तीय आपातकाल जो स्वतंत्र आपातकालीन क्या होता है, आपातकालीन में सुविधा दी गई है, मतलब प्रावधान कर सकता है राष्ट्र के रूप में, है ना, इसके अनेक सारे प्रावधान किए गए हैं। अगर विपत्ति आती है तो इसका समाधान किया जा सकता है, तो एक संशोधन भी किया जा सकता है। इसमें अनुच्छेद में दिया गया 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन उपबंध उसमें किए गए हैं। उसी प्रकार जो पंचायती राज है, त्रिस्तरीय पंचायती राज है ना, तो त्रिस्तरीय उसको रखा गया है, तो एक संविधान की विशेषता है होगी। ठीक है, तो चलिए हो गया। और चलिए इसको मैं बताता हूँ कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ है ना। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।